दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि बाबा साहब के विचारों का किस तरीके से दया पवार जी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही अस्पृश्य समाज की केकड़ा प्रवृत्ति के ऊपर भी हमने रोशनी डाली। जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो अपना ही समाज उसकी टांग खींचकर उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में दया पवार जी अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना हमसे शेयर करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि गांव के उमा आजा नाम के शख्स के बहकावे में आकर किस तरह वे अपनी मां के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, शक करने लगते हैं। लेकिन जब हकीकत उन्हें पता चलती है तो उन्हें कितना दुख होता है और वे निर्णय लेते हैं कि सारी जिंदगी अब कभी अपनी मां का दिल नहीं दुखाएंगे। उसके बाद बलूतेदारी व्यवस्था क्या है असल में, उसके ऊपर वे चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई पश्चिम महाराष्ट्र में, और अंत में वे चर्चा करते हैं कि महारों को सबक सिखाने की नीयत से आखिरकार इस बलूतेदारी व्यवस्था का अंत होता है। एपिसोड हमने छोड़ा था कि किस तरीके से इनको सबक सिखाने के लिए गांव के जो लोग हैं वो दो गुटों में विभाजित हो गए थे, जिसमें एक आवारी और एक पापल गुट की उन्होंने चर्चा करी थी। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पिछले एपिसोड से इस एपिसोड की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए 2 लाइन पीछे से पढ़ रही हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस समस्या पर गांव का भी एक मत न होता। महारवाड़ा की तरह गांव में भी कई गुट थे। 2 गुट तो बड़े जबरदस्त थे। वे केवल उपनामों पर आधारित, आवारी और पापल। आवारी अधिक संख्या में थे और पापल कम संख्या में, इसीलिए पटेल बनने का मान आवारी को मिलता। होली के त्योहार में, मेलों में ये आवारी आगे रहते। पापल बाहर से आए हुए थे, इसलिए आवारी उन्हें बाहरी समझते। पापल जब आए तो अपने साथ एक महार भी लेते आए, वही अर्थात हमारे गांव का रूपवते। पवार आवारी लोगों के घर बलूत मांगने जाते और रूपवते मंडली पापलों के घर जाती। ढोर किसी का भी मरा हो मिलकर फाड़ते। वैसे वह भी बारी बारी से होता। यदि गांव वाले बिगड़े और थोड़ी सी भी तू तू मैं हुई तो महार मंडली अपना आपसी बैर भूलकर एक हो जाती। ढोर फाड़ने के चमकदार छुरे पंचायत के पास तरतीब से रखते, एक एक की तोंद फाड़ देंगे। महारों का आक्रामक रुख होता। इस पर गांव वाले महारों का बहिष्कार करते। गांव बंद, रास्ता बंद, मेहनत मजूरी बंद। ऐसे समय गांव का एकाध चतुर आदमी समझौते की कोशिश करता। तो गांव का और महार बस्ती का दोनों का ही जो है एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता था, इसीलिए कहीं से संवाद शुरू करवाया जाता था। ऐसी ही एक समझौते की घटना याद आ रही है। गांव और महारवाड़ा के में बेहद तनाव फैल गया था। महारवाड़ा की सीमा पर ईंट पत्थरों का ढेर लगा दिया गया। हर एक ढेर पर प्रत्येक घर की स्त्री कमर कसकर खड़ी थी। मतलब स्त्रियां जो है वो महार स्त्रियां अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। यहाँ पर मुझे तुलसी राम जी के मुर्दैया में कूरबंधी लड़ाइयों का जिक्र याद आता है, जिसमें तुलसी राम जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किस तरीके से जब जमींदारों के जो लठैत थे चमार बस्तियों के ऊपर आक्रमण करते थे तो एक लकीर खींच दी जाती थी बीच में, और चमार और जमींदार के लठैत आमने सामने खड़े होकर हुंकार भरते थे, एक दूसरे को प्रोवोक करते थे कि हिम्मत है तो लाइन क्रॉस करके दिखाओ। और जैसे ही दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप लाइन क्रॉस करता था तो लड़ाई शुरू हो जाती थी। और यदि जमींदार के लठैत हावी होने लगते थे तो किस तरीके से चमार औरतें जो हैं वो बैलों की हड्डियां लेकर उनको मारने दौड़ती थी, और बचकर जो है फिर किस तरीके से जमींदार के लठैत पीठ दिखाकर भाग जाया करते थे। तो ये सेम वही जिक्र यहां पर मुझे लग रहा है। तो टेक्स्ट पर लौटते हैं। अब खून खराबा होगा, इसलिए महारों को मंदिर में बुलाया जाता है। नंग धड़ंग फटे पुराने कपड़ों में लोग कंधों पर चमचमाते छुरे लेकर मंदिर के सामने मैदान में खड़े हो गए। तो मतलब गांव वाले जो हैं बहुत डर गए कि यदि महारों की बस्ती की तरफ गए तो बड़ा खून खराबा हो सकता है। पटेल कुलकर्णी और गांव के प्रभावशाली लोग मंदिर में बैठे थे। वहीं से संवाद शुरू होता है। अपने आप को समझते क्या हो? नौजवान काला कलूटा हट्टे कट्टे शरीर वाला कशावा बोलता है, हम राजा हैं।
किसके, हम अपने ही राजा हैं, इस तरह उस दिन समझौता ना हो सका। तो ये जो है वो मानसिकता भी पढ़ने की जरूरत है इन आत्मकथाओं के जरिए कि प्रतिष्ठित लोग जो है वो मंदिर में बैठे थे क्योंकि वे जानते थे कि महार कुछ भी करके मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। तो उस समय की सामाजिक संरचना और किस तरीके से लोगों की मानसिकता हाईजैक कर रखी है कि आप अछूत हैं, आप मंदिर में नहीं आएंगे, इसलिए अपने आप को बचाते हुए मंदिर में बैठ के सारा वार्तालाप वे लोग कर रहे हैं। पानी ले जाने के रास्ते को लेकर बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। गांव के पश्चिम में महारों का कुआं, यदि पानी लेने जाना हो तो गांव से होकर ही, वह भी हनुमान मंदिर के सामने से जाना पड़ता। महारों की बस्ती के निचले हिस्से में गांव का कुआं था। उस कुएं के पास लोकल बोर्ड की एक तख्ती थी, उस पर लिखा था ये कुआं सभी धर्म जाति के लोगों के लिए उपलब्ध है। परंतु महार मंडली उस कुएं पर कभी नहीं दिखी। महारों के कुएं में पर्याप्त पानी था, कांच सा सफेद, मीठा, गर्मी में भी नए घड़े का सा ठंडा। मुझे हमेशा लगता है ये जिद्दी लोग इतने पागल क्यों हैं। सही बात यह थी कि हमारा कुआं ऊंचाई पर है और गांव का कुआं निचले हिस्से पर था। परंतु जो बात मुझे उस बचपन में सूझती थी वे मराठा मंडली को भी ना सूझती होगी, पर चमार हमारे कुएं का पानी कभी न पीते। वे महार के पानी से छुआछात मानते। चमार परिवारों की औरतें मराठों के कुओं पर घंटों एक घड़ा पानी के लिए भीख मांगती बैठी रहती, मन में बड़ी उथल पुथल मचती। तो किस तरह की सामाजिक संरचना थी। चमार जो खुद एक अछूत हैं, वे भी महारों को अपने से कमतर समझते थे। ये विडंबना ही कही जा सकती है सोच की। और महारों के कुएं से पानी नहीं लेते थे और एक एक बूंद को तरसते हुए बैठे रहते थे कि कोई आए और हमारे घड़ों में पानी उलीचे। मंदिर के कुएं पर अच्छी फरसी थी, घिर्री घिर्राती रहती, उसकी आवाज निरंतर कानों में आती रहती। हमारे कुएं पर घिर्री ना थी, झुककर खड़े होकर ही डोल से पानी खींचना पड़ता। गर्मी के दिनों में कुएं पर जाकर घंटों पानी खींचकर स्नान करना हमें बड़ा अच्छा लगता था। पानी लेने के लिए आते जाते महार स्त्रियों की छाया हनुमान पर पड़ती, भगवान अपवित्र हो जाता, इसलिए गांव वालों ने एक बार रास्ता बंद कर दिया। कुएं पर यदि दूसरे रास्ते से जाना हो तो तालाब के किनारे किनारे कीचड़ से लथपथ होकर जाना पड़ता 1 मील तक। यह रास्ता महारों के लिए खुल जाए इसलिए महारों ने संघर्ष किया। कोर्ट कचहरी हुई, हम अपनी राह नहीं छोड़ेंगे। यदि आप आवश्यक समझते हैं तो हनुमान की स्थापना दूसरी ओर कीजिए। इस प्रकार का आक्रामक पैंतरा महारों का होता। यह विवाद जब तक चल रहा था तो एक चमत्कार ही हुआ। इसी दौरान तालुके में एक ईसाई तहसीलदार आया। ये ईसाई तहसीलदार कोई और नहीं, बहुत पहले का महार ही था। महार लोगों की व्यथा उसने भोगी थी। उसने मन से तय किया कि महारों के साथ न्याय होना चाहिए। महार यदि ईसाई हो जाता है तो उससे गांव अपवित्र ना होता, और यदि ईसाई आदमी ऑफिसर है तो बात और भी निराली। सारा गांव उसकी सेवा में हाजिर। घामड़ गांव का दौरा निकाला जाए, हमारी समस्या का निदान हो, इसके लिए महार मंडली ने तहसीलदार से मुलाकात की। आज तालुके का तहसीलदार किस खेत की मूली है, पर वह युग अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों के युग की भी इन्होंने बढ़ाई लिखी हुई है कि उस समय अंग्रेजों ने जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से भारतीय समाज की व्यवस्था कर रखी थी। सामाजिक तौर पर डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से भेदभाव होता है, इस बात का अंग्रेजों को मालूम था, जिसके बारे में अंग्रेज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई के दरवाजे उन्होंने सबके लिए खोल दिए थे और न्याय व्यवस्था के तहत ये कोशिश उनकी रहती थी कि जो दरवाजे तक पहुंचे उसे न्याय मिल सके। लेकिन उसके लिए जो सबूत है, कोर्ट कचहरी के कागज हैं, उसका पूरा होना भी जरूरी होता था, जो होने नहीं दिया जाता था। जैसा कि हमने 1-2 एपिसोड पहले पढ़ा था कि किस तरीके से पट्टे की रसीद जो है वो एक महार स्त्री भूल जाती है और जो क्लर्क ब्राह्मण था वो वहां हेरा फेरी करके पट्टा अपने नाम रख लेता है। तो इस तरह की चीजें होती थी। गांव के दौरे का कार्यक्रम बना। ईसाई तहसीलदार ने जाहिर कर दिया, मैं गांव में नहीं ठहरूंगा। महारों की पंचायत में ही उन्होंने बैठक बुलाई। पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप व्यवस्था, यदि आप ईमानदार हैं अपने समाज के लिए तो व्यवस्था को किस तरह चुनौती देते हुए उसे बदला जा सकता है।
जिंदगी में पहली बार तहसीलदार महारवाड़ा में आने वाले थे। महारों में अतीव आनंद की लहर दौड़ गई। झंडियां तोरणों से महारवाड़ा सजाया गया। पंचायत के पास रंग बिरंगी रंगोली का आयोजन हुआ। महार मंडली ने उस तहसीलदार का स्वागत बैंड बाजे बजाकर किया। उसे एक कीमती पगड़ी बांधी गई। पाटिल महारवाड़ा में आकर इंतजाम की देख रेख कर रहे थे। गांव के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई गई, वह भी पंचायत में। तहसीलदार गांव न जाकर महारवाड़ा में ही ठहरता है, इसे गांव वाले अपना अपमान समझते हैं। परंतु राजा और वर्षा की मार की शिकायत किससे की जाए? सब लोग अपना क्रोध दबाकर महारवाड़ा आए। गांव के 4-5 अगुआ लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। सबसे माफीनामा लिखवाया गया। भविष्य में महारों को सताएंगे नहीं, उनका रास्ता बंद नहीं करेंगे, इस तरह का लिखित करारनामा अगुआ लोगों से लिखवा लिया गया। बहुत दिनों तक जाजवी बुआ के पास टीन के चोगे अर्थात ट्रक में ये कागजात रहे। जावजी बुआ इसे प्राणों से लगाकर रखते। बाद में जब मैं पढ़ लिख कर गया तब वे मुझे पढ़ने के लिए देते, मुझसे पढ़वा लेते। उसे वे मुचलका या ऐसा ही कुछ कहते। उनकी छाती गर्व से फूल जाती। जिस प्रकार सोने की मोहरों की खानदानी हंडा अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने ये अपने बेटे को मरते समय सुपुर्द कर दिया। तो सामाजिक अधिकारों का मिलना महारों के लिए किसी स्वर्ण कलश से कम ना रहा होगा। जिस समाज ने कभी अधिकार ही नहीं जाने, उन्हें यदि अधिकार मिलते होंगे तो कितना खुशी उन्हें होती होगी, इसका अंदाजा आप लोग शायद ही लगा पाए। मरे जानवरों का मांस तूने खाया है क्या? कैसा स्वाद होता है? ये प्रश्न गत दिनों मुझसे साहित्य सहवास के एक विचारक ने पूछा। उस समय मेरा दम घुटने लगा। बौखलाकर मैंने कहा, जिन दिनों मैंने ये मांस खाया मेरी उम्र स्वाद परखने की नहीं थी, सिर्फ पेट का गड्ढा भरना जानता था। अकाल में विश्वामित्र ने कुत्ते की टांग खाई और अथवा महाभारत के समय मराठों की सेनाओं ने घोड़ों का मांस खाया। इसलिए मैं मरे जानवर का मांस खाने का समर्थन करना उचित नहीं समझता। तो ये सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें दलित आत्मकथाओं के जरिए ही मिलती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कभी अकाल के समय विश्वामित्र ने कुत्ते की टांग भी खाई थी। ढोर मरने के बाद महारवाड़ा में एक चेतना दौड़ जाती है। इसमें भी बैल यदि कगार से फिसलकर मर गया तो आनंद दुगना। ऐसा बैल अधिक ताजा समझा जाता। जंगल में जहां ढोर मरा, इसकी खबर महारवाड़ा पहुंचने में देर न लगती। आज के टेलेक्स से भी तेज गति से खबरें पहुंचती। आकाश में चील, गिद्ध, विमान जैसे एक ही दिशा में मंडराने लगते तो महारों को मालूम हो जाता कि खाना कहाँ पड़ा है। गिद्धों द्वारा खाने की बर्बादी ना हो इसके लिए भागदौड़ मचती। गिद्ध भी कितने आसानी से 5-50 का झुंड, पंख फड़फड़ाते, मुंह से मचाक मचाक की आवाजें निकालते। अन्ना भाऊ साठे ने एक कथा में इन गिद्धों से मखमली जैकेट पहने साहूकार पुत्र की उपमा दी है। पत्थर मारने पर थोड़ी दूर जाकर उड़ जाते, परंतु बेशर्मों से फिर खाने की ओर दिशा में सरकते। शायद उन्हें महार लोगों पर बड़ा क्रोध भी आता होगा। उनके मुंह से महार लोग कौर जो छीन लेते थे। गिद्धों की हिंस्र आंखें, उनकी धारदार चोंच, मुझे लगता वे सब मेरा ही पीछा कर रहे हैं। कई दिनों तक महारवाड़ा में इस तरह का खाना नहीं मिला। मुंह का स्वाद ही चला गया। ऐसे कहते हुए बूढ़े काफी खुशी दिखाई देते। घर में जो भी बर्तन होता, घमेला, पराते सब लेकर लोग भागते। चमड़ी छीलने तक भी सब्र न करते। उसमें महिलाओं की धूम अलग। हमारी उम्र के लड़के दूसरे कारणों से ही खुश हो जाते। मोटी चमड़ी के साथ ही पतली चमड़ी की एक परत होती, उससे ढफली डोल बना सकते थे। पतीली का ऊपरी घेरा या खाली डिब्बा इसके लिए पर्याप्त था। खाली डिब्बे को तान कर बैठाया जाता और धूप में सुखा देते। 1-2 दिन के बाद चर्म वाद्य सी आवाज निकलने लगती। तो मतलब जब मरा हुआ जानवर कोई जिसके बारे में पता चलता था तो पूरा महारवाड़ा खुश होता था, बच्चे से लेके बूढ़ों तक। बूढ़े के अब स्वादिष्ट पकवान मिलेगा और जवान लोग इसलिए खुश होते थे कि आज बिना मेहनत के ही खाना नसीब हो रहा है, और बच्चे इसलिए कि अब इसकी जो पतली चमड़ी है उसको उतारकर वाद्य यंत्र बनाया जाएगा।
मरे जानवरों को कंधा देने में छठी का दूध याद आ जाता। बहुत वजनदार चीज 2 आदमी द्वारा कंधों पर ढोकर लाई जाती। जानवर के चारों पैर कसकर बांधते और सुई से जैसे सीते हैं वैसे ही चिकनी लकड़ी आर पार डालते। किसी पालकी का सा एक दृश्य। गाय होती तो उसकी दयनीय आंखें आकाश की ओर एकटक लगी देखकर मन व्याकुल हो जाता। आज भी वह आंखें याद आती हैं। माँ और गाय की आंखें मुझ बहुत साम्य लगती। हमारे घर की बारी आती तो ढोर को ढोने का काम माँ पर आता। माँ की फजीहत देखी नहीं जाती। लगता कुछ बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। माँ का बोझ अपने कंधे पर झेल लेता। किसी भी बात पर विवाद खड़ा कर लेने की महारवाड़ा की परंपरा थी। हिस्सों के बारे में भी वे चिल्लाते। महारवाड़ा माने एक कलदार रुपया, उसमें किसी की हिस्से 8 आने तो किसी के 1.5 पैसा। इस तरह विषम बंटवारा। उसमें समाज व्यवस्था का चित्र स्पष्ट होता। जिस घर का फैलाव अधिक होता उसके हिस्से में कम हिस्सा आता। जिस घर उसके आपसी संबंधी ही बंटवारे में हिस्सेदार होते। जिनका महारवाड़ा में अधिक हिस्सा रहता उनका बड़ा मान सम्मान होता। बड़े घर के रूप में वे जाना जाता। हमारा 2 आने हिस्सा होता। पैसे 2 पैसे वाले हिस्सेदारों को कुत्ता तक ना पूछता। किसी के घर को आधा जानवर मिलता तो किसी के घर में अतड़ियां और निकृष्ट माल ही पहुंच पाता। जानवरों का बंटवारा गुड़शा पद्धति से होता। गुड़शा शब्द के बारे में उत्सुकता हो सकती है। लक्ष्मीबाई तिलक की आत्मकथा में ये गुड़शा शब्द आया है। मराठी सारस्वतों को भी इस शब्द का अर्थ मालूम है ये नहीं पता, परंतु लक्ष्मीबाई को मालूम था। महार ईसाइयों की पहचान थी ना, वहां अपनी ही बिरादरी की चाहिए, ये सही है। हाँ, तो मैं गुड़शा प्रकरण के बारे में बता रहा था। वैसे गुड़शा प्रकरण क्या है ये मैंने नेट पर सर्च नहीं किया है, समय नहीं मिला मुझे सर्च करने का। महाराष्ट्र के जो साथी हैं वे मेरा मार्गदर्शन प्लीज जरूर करें कि गुड़शा क्या है पद्धति। जानवरों के शरीर की हड्डियों के नाम। कमर के पास की जांघ से टखने के ऊपर, घुटने से ऊपर अर्थात घुटने का जोड़। इसी गुड़शा को लेकर महारवाड़ा में दंगे फसाद होते। कभी कभार मारपीट भी। औरतें एक दूसरे के झोंटे उखाड़ती। उसमें मां बहनों का उद्धार होता। आज भी समाज का झगड़ा गुड़शा पर ही होता है। सत्ता स्पर्धा का झगड़ा। पोला गुड़शा किसे नहीं चाहिए, जाने दीजिए, विषयांतर हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि गुड़शा प्रकरण। गालियां भी उसी तरह, चोटी से शुरू कर एड़ी तक पहुंचकर खाते ऐसी गालियां। इसी गुड़शा पर आधारित बचपन की एक कथा याद आती है। महारवाड़ा में एक ऊंची चट्टान है। उस चट्टान पर जगह जगह बर्तनों के आकार के गड्ढे खोदे हुए हैं, जैसे वे लकड़ी की पाटे हों। कुछ बुजुर्ग अपने बचपन की यादें सुनाते हैं। कहते हम इस चट्टान पर भोजन के लिए बैठते। कुछ गहरे हिस्से में पोले गुड़शे ठोकने में बड़ा मजा आता। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ये शायद जिसे बकरे के पाए या पैर का जो मांस होता है, गोल बोटी, उसके अंदर मज्जा भरी हुई होती है, उस तरह की शायद ये गुड़शा, वैसा ही कुछ पोर्शन होता होगा गाय या बैल के शरीर के हिस्से का। उसको चूस कर खाने से या जो उसकी मज्जा निकालते होंगे तो उस गड्ढे में ठोक ठोक कर उसके अंदर जो बोन मैरो होता है उसको निकालने की कोशिश की जाती होगी। यही मेरी समझ में आ रहा है। क्या गुड़शे थे उस जमाने में। लगातार भद धार लग जाती। ना जाने क्यों मुझे स्कूल की इतिहास की किताबें याद आने लगी। गुफा के द्वार पर बैठा आदि मानव, चारों ओर आग जल रही है। पूरा जानवर उसमें भूना जा रहा है, दांतों से बोटियां नोच रहा है। उस आदमी के साथ कहीं जुड़े होने का एहसास होता। तो कितना व्यंग्य कर रहे हैं अपने समाज पर कि आधुनिक युग में भी ये लोग पाषाण युग में जी रहे हैं या आदिकाल में जी रहे हैं। और यहाँ पर कैथरीन मेयो की पुस्तक का जिक्र लाजमी हो जाता है। कैथरीन मेयो ने लिखा है अपने शायद 4th भाग में कि जब वे उड़ीसा से दक्षिण भारत की तरफ ट्रैवल कर रही थी, तब उन्होंने बीच में देखा कि मद्रास एरिया के आसपास कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी एकदम आदिम जमाने के औजारों से खेती बाड़ी किया करते हैं, जिसे देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया जो है वो कहां से कहां पहुंच गई।
चांद पर जाने की बातें हो रही हैं विज्ञान के जरिए, और आज भी भारत में लोग जो है वो एकदम आदिम अवस्था में ही रहकर काम चला रहे हैं। टेक्स्ट पर लौटते हैं। महार मंडली भादवा की पूजा करती है। भादवा कैसे आया, इसके पीछे एक चमत्कारिक दंत कथा है। पतीली में आटा भिगोकर लोई उबालते और उससे पूजा सजाई जाती। कथा इस प्रकार बताते हैं। किसी समय एक महार ने गांव में पटेल का बैल मारा। भाद्रपद्र का महीना था। भाद्रपद्र में महार लोगों को खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती। बैल का मांस घर घर देगची पर चढ़ा है। गांव वालों को महारों पर शंका होती है। वे खोजबीन करते हुए महारवाड़ा आए। पकते मांस की गंध उन्हें आती है। अब ये महार पकड़े गए, इन्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। इस ख्याल से गांव वाले झौती लेने निकलते हैं। ये झौती क्या है, ये शब्द का मतलब मैं नहीं समझी। कि खबर लेने निकलते हैं। कहते हैं उस समय महार लोगों ने भदवा को संकट में दुहाई दी। तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे का वचन दिया। फिर क्या, सभी गांव वालों की डेगची में आटे की सफेद शुभ्र लोई दिखी। भादवा ने सबको संकट से बचाया, इसलिए भादवा की पूजा आज भी चली आ रही है। तो ये दंत कथाएं भी ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना जो है ना, आसान नहीं होता। मान लीजिए कि किसी के घर में आधे जानवर का मांस उसके हिस्से आया, तो वह उस एक दिन तो उसे नहीं खा सकते। उसके पास फ्रिज भी नहीं था। फिर इतने मांस का वे क्या करें? वे इसे सुखा देते। मांस कैसे सुखाते थे, ये सवाल बहुतों के दिमाग में उठा होगा। वे उंगलियों के आकार के लंबे लंबे टुकड़े बनाते, जिसे चाणी कहते, छप्पर पर सुखाते। धुएं के कारण उनका रंग सुर्ख हो जाता। यह सब महार मंडली ने कहां से सीखा ये नहीं बता सकता, परंतु सुअर का मांस भी इसी तरह सुखाते। कहते हैं ये पद्धति विदेशों में बहुत प्रचलित है। जब मैंने ये पढ़ा तो महार लोगों के बारे में मुझे आश्चर्य हुआ। चाणी के सूखने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते, उसे वे तोड़का कहते। आषाढ़ सावन के पेट में की आग मिटाने के लिए इस रिजर्व कोटे का उपयोग होता। और इसी तरह का जिक्र जो है वो जूठन में है। उसमें रोटियां और पूड़ियां घर की छतों पर रखकर सुखाने का जिक्र है, लेकिन यहां पर मांस की बोटियां सुखाने का जिक्र है, मगर सेम कॉन्टेक्स्ट है। कभी कभी इन पर सफेद बुर्शी छा जाती या सफेद कीड़े कुलबुलाते। आंगन में लकड़ी लेकर इसे सुखाना बच्चों का काम होता। जानवर का कोई हिस्सा बेकार ना जाता। गांव में घर में चर्बी का दिया जलता। हड्डियां खरीदने वाला मुसलमान ताल्लुके से आता है ना। अजीब बात। अपने बर्फीले टुंड्रा प्रदेश में याक प्राणी के बारे में ऐसा ही पढ़ा होगा। चाणी तोड़का शब्द आपके लिए नए होंगे यकीनन। इन शब्दों से कुछ और याद आया। बचपन में देखे तमाशे की एक घटना याद आ रही है। कोतुल के ढूंढू बापू का तमाशा उन दिनों काफी प्रसिद्ध था। वह बापू भी बड़ा अजीब आदमी था। तवे की पीठ सा काला कलूटा, चेहरे पर चेचक के दाग, तिरछी आंखें। तमाशा में विदूषक का काम करता। राजा जब फांसी की सजा सुनाते हुए कहता कि फांसी तो मैं बहुत खाऊंगा, सारे श्रोता हंसने लगते। वैसे सिर्फ महार मंडली को ही ये चुटकुला समझ में आता। फांसी ये जानवर के एक विशेष हिस्से के मांस का नाम है। वह हिस्सा खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता। ये बात सवर्णों को मालूम नहीं थी। तो मतलब हर चीज में हास परिहास ही लोग ढूंढ लिया करते थे। ये बात मालूम न होने पर भी गांव के कुछ लोगों को इस मांस का चस्का लग गया। ये बात याद है, हमारे घर में एक मराठा युवक आता। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज भी उसका बहिष्कार हो सकता है। वह चोरी छुपे आता और खाता। गांव में हम ये बात किसी को न बताएं, इसके लिए वे बहुत मिमियाता। ऐसे ही एक बार मैं अच्छी तरह भूनकर चाणी जेब में रखकर तालुके के स्कूल गया। दोपहर की छुट्टी में खाने की योजना थी। बीच की छुट्टी में स्कूल के पीछे छिपकर मैं इसे खा रहा था। इतना में एक ब्राह्मण सहपाठी पास आता है। पूछता है, चोरी छुपे क्या खा रहे हो? मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। कुछ ना कुछ उत्तर तो देना ही चाहिए। इस नियत से कहता हूं, चांदनी खा रहा हूं। अब उसके सामने एक नई समस्या, चांदनी का स्वाद कैसा होता है? एक आध चांदनी मुझे भी देना, कहता हुआ वे जिद पर उतर आया। अपने हाथ से ब्राह्मण का लड़का अपवित्र हो जाएगा और कल यदि किसी को मालूम हो गया तो मेरी खैर नहीं। इस डर से मैं घिर जाता हूं। वह मिमियाने लगता है। मैं उसे चांदनी देता हूं।
इसके चटपटे करारे स्वाद से वे खुश हो जाता है। धीरे धीरे ये खबर दूसरे मित्रों तक पहुंची। ये मित्र सुनार और दर्जी जाति के थे। एक घटना तो बहुत स्पष्ट याद है। परीक्षा करीब आने को है। हम सब लड़के स्कूल में ही सो जाते हैं। शिक्षक रात्रिकालीन शिक्षाएं चलाते हैं। प्रातः उठते माँ जब लकड़ियां बेचने आती तो मेरा खाना साथ ले आती। वे सिल पर मांस कूटकर कीमा बनाती और रोटी के साथ लेती आती। न जाने कैसे एक बार दो मित्रों ने मेरी वे रोटी चुराकर खा ली। धीरे धीरे उन्हें इसकी चटक लग गई, मतलब चस्का लग गया। मैं भूखा ना रहूं इसलिए वे अपने घर रोटी साग लाना ना भूलते। स्वयं के देहात का और ताल्लुके का अंतर तुरंत मालूम हो जाता। वे सवर्ण दोस्त मुझे बराबरी के रिश्ते से रखते। उनके रसोई घर को छोड़कर मैं उनके घर में कहीं भी स्वच्छंद घूमता रहता। महसे और शहाणे बड़े गहरे दोस्त थे। ये जाति के सुनार थे, परंतु कभी भी ये नियत न थे कि सवर्णों को अपवित्र करने के उद्देश्य से उन्हें मांस खिलाया हो। ये सब अनजाने में लड़कपन में हो गया। और तो और ये बात सब दोस्तों का मालूम है। ये जानने के बाद भी वे खाते थे। ये बात बाद में स्पष्ट हुई। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां जो हैं दया पवार जी ने सुनाई हैं कि समाज किस तरीके से काम करता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो इसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली जानकारियों के साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।